स्पीकर सर, पहले आपने मुझे बोला कि मैं किताब को कोट नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं किताब को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं मैगजीन को कोट मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय सदस्यगण, आप उस किताब का हवाला बता रहे थे जिस किताब के बारे में रक्षा मंत्री जी ने कहा किताब नहीं छपी, ठीक है ना। फिर आप उस मैगजीन का उस तथ्य को वार कर रहे हैं। आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम भारत के, हम सब भारत के हैं, तो उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना आप सबका दायित्व है। आप इस तरीके के तथ्य नहीं रखें जिससे कि देश की प्रतिष्ठा कम है, ये अपेक्षा तो की जाती है आपसे। तो आपका कहना है कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ लेना देना नहीं। मतलब हम कोई ना पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, ना चाइना पे बोल सकते हैं, ना किसी और देश पे बोल सकते हैं। ये क्या बात है सर? मैंने फिर, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप फिर बोल रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि आज तय करके आए कि आपको बात नहीं रखनी। नहीं, मैं फिर आपको, मैंने जो व्यवस्था दी वो व्यवस्था नियम, प्रक्रियाओं, परंपराओं के तहत व्यवस्था दी है, ठीक है ना। और मैंने बार बार आपसे ये आग्रह किया कि आप बोले, नियम, परंपराओं, प्रॉपर्टी की आपसे अपेक्षा की जाती है क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। माननीय सदस्यों की अपेक्षा आपसे अपेक्षा की जाती है। और बात यह है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो, प्राइम मिनिस्टर साहब बोलने तो दीजिए सर। नहीं बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी के कैरेक्टर पर, हमारे नेशनलिज्म पर, हम सब ऑपोजिशन के नेशनलिज्म पर सवाल उठाते हैं। इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नारावाने ने लिखा है। आज तक इन लोगों ने लोगों को सिर्फ विपक्ष ने डराकर अपनी तरफ करने का काम किया। एक के बाद एक ऐसे मुद्दे उठाते हैं और उसको लेकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। कभी सीएए का मुद्दा उठाते हैं, हम लोग सदन में कह के थक गए भैया कि सीएए का कानून एक ऐसे नागरिकता देने वाला कानून है जहां पे वहां दूसरे अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने का कानून है, जहां पे बहुसंख्यक ही मुसलमान है। अब मुसलमानों के बीच में जाके भ्रम फैलाना, नागरिकता छीन ली जाएगी, नागरिकता छीन ली जाएगी। किसकी नागरिकता छीन ली गई? पूरी लोकसभा का चुनाव ये लड़ते रहे कि अगर वापस से मोदी जी तीसरी बार आ गए तो संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहां का लोकतंत्र समाप्त हो गया? कौन से संविधान की हत्या कर दी गई? एक के बाद झूठ बोलना और इस तरीके से लोगों को भ्रमित करना। और अब नया हथियार इनको मिला एसआईआर को लेकर सदन नहीं चलने देंगे, उसको लेकर हंगामा करेंगे। अरे प्रभु, एसआईआर पहली बार थोड़ी हुआ, आपके समय पे भी हुआ था। उस वक्त क्या हो गया एसआईआर को लेकर? और एसआईआर का जवाब तो बिहार की जनता ने दिया ना। एलओपी गए थे वहां पे,
गए थे वहां पे 10-12 दिन वहां पे करके आए और ऐतिहासिक हार वहां पे दर्ज करा कर आए। अपने साथी दलों की भी ऐतिहासिक हार वहां पे दर्ज करा कर आए। हकीकत यह है कि ऐसा या नहीं जो ये वोट चोरी बोलते हैं, वोट चोरी नहीं, इनका जनादेश चोरी होता जा रहा है और इस बात का एहसास ही इनको नहीं हो रहा। क्योंकि ये अपनी अंतरात्मा में झांक के नहीं देखते। इनको आरोप लगाना है पर आत्ममंथन नहीं करना, इनको दूसरे से सवाल पूछने हैं बट खुद से कभी सवाल नहीं करने, और यही कारण है। और आज एक व्यक्ति का विरोध करते करते, मेरे प्रधानमंत्री का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लग गए। एआई समिट जहां पे अंतरराष्ट्रीय जगह से लोग आए हैं, इंटरनेशनल मीडिया वहां पे मौजूद है, और क्या कर रहे हैं आप? और एक ऐसा समिट जहां पे दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर हमारी प्रणाली की तारीफ कर रहे हैं, जिसका विरोध इन्होंने उस वक्त भी किया था। यूपीआई के वक्त इन्होंने कहा था कैसे होगा, एक औरत जो ठेले पे है वो कैसे उसकी पेमेंट करेगी, पॉश मशीन कहां से लगेगी, और आज उसी की तारीफ फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करके जा रहे हैं। और उस समिट में इन्होंने देश को अपमानित करने का काम किया। डेड इकोनॉमी बुलाते हैं हमारे देश को ये, जबकि दूसरे लोग और अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ग्लोबल चैलेंजेस होने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। क्या ये सामान्य बात है कि दहाई के आंकड़े से धीरे धीरे हम लोग करते करते चौथे नंबर पर आ गए? आने वाले दिनों में वो दिन भी दूर नहीं जब हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और ऐसे में आप हमारे देश की इकोनॉमी को और हमारे देश की इकोनॉमी को हमारे ही लोग डेड इकोनॉमी बताने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आज इस मंच के माध्यम से बस मैं ये आग्रह करूंगा, एक बार मदद कर दें, कहां पे दे तो दो। इसीलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा और विपक्ष से भी करूंगा, एंड आई थिंक इट्स आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ आए, जितने आरोप प्रत्यारोप करने थे हम कर आए, और हमें कई मौके मिलेंगे। अभी फिर असम में मौका मिलेगा, बंगाल में मिलेगा, हर राज्य में मिलेगा। जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आता, हमें हर दूसरे तीसरे महीने हमें मौका मिलता रहेगा आरोप प्रत्यारोप करने का। पर सदन को तो इससे बख्शे। Let it be a collective responsibility of all of us to come together। और यहाँ पे बात हो, और बात होनी जरूरी है। सहमति असहमति की बात नहीं है, बात होनी जरूरी है। आप अपना पक्ष रखें, हम अपना पक्ष रखेंगे, लोगों को उसके बाद फैसला करने दीजिए। आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आपके पास पूरा समय था, आप राष्ट्रपति जी के सम्मान की बात करते हैं। क्या आप बताइए, उनके अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव का इस तरीके से निरादर करना, क्या ये उनका अपमान नहीं था? जिस तरीके से विपक्षी दल बंगाल वो गई थी, जिस तरीके से वहां की सरकार, अरे राष्ट्रपति हैं वो, चुनावी राजनीति से, दलगत राजनीति से उठकर है वो, और जिस तरीके से उनका अपमान वहां पे किया जाता है, क्योंकि इनको तकलीफ इस बात की है कि देश के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर जाके बैठी है, ये बात इन्हें चुभती है। और इसीलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ये अपनी बातों को नहीं रखने देना चाहते।